देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या चीज़ है, आपने जब भी डिबेंचर्स को देखा होगा हमेशा परसेंटेज उसके आगे लगा रहता है, 9%, 10%, वो दिखा रहा होता है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट इस पर देना है। अभी देखिए इंटरेस्ट वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। कंपनी ने जब लिया पैसे आपसे तो उसने इंटरेस्ट का वादा क्या किया कि साल में मैं 3 बार क्वार्टरली या 4 बार क्वार्टरली पे करूँगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करूँगा, ईयरली पे करूँगा, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन जनरली क्या होता है, ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है। इस वक्त हम कंपनी, तो अगर कंपनी के बिहाफ पे देखा जाए किसी भी एक्सपेंस के लिए, कोई भी कंपनी किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अलावा अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी भी टाइप का एक्सपेंस होता है, हमेशा हर एक्सपेंस के लिए 2 एंट्रीज करी जाती है। एक ड्यू की होती है और दूसरी पेमेंट की एंट्री होती है। हमेशा आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि बेटा एक्सपेंस के लिए आपने जैसे सैलरी पेड पढ़ा होगा, पेड सैलरी। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पढ़ी होगी आप लोगों ने? पढ़ी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। डायरेक्टली से पे की एंट्री है। हमेशा ये पहले ड्यू होता है और फिर पे होता है, या कैश से करा जाए या बैंक से किया जाए। तो पहले ड्यू की एंट्री होती है, उसके बाद पेमेंट की एंट्री होती है। बस समझ में आ रही? तो ड्यू की एंट्री जब होगी तो कैसे होगा, और पेमेंट की एंट्री होगा तब कैसे करेंगे? ड्यू की एंट्री में क्या होता है बेटा, जो डिबेंचर है, जो इंटरेस्ट है, या जिस भी एक्सपेंस की अगर हम बात कर रहे हैं उसको अगर मुझे ड्यू करना हो तो आप उसके आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री करते हैं पहले। ड्यू का मतलब है कि भाई इंटरेस्ट हो चुका है, पेमेंट में टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे सैलरी होती है। सैलरी अगर किसी ने जनवरी में ज्वाइन किया है ऑफिस 1 जनवरी को, तो उसका सैलरी एंड कब हो जाएगा? 31 जनवरी में। महीना तो हो जाएगा ना 31 जनवरी में। लेकिन कंपनी पे कैसे करती है? 4-5 दिन 10 दिन के डिले पे करती है। तो कंपनी क्या करती है कि एक तो 31 जनवरी को एक एंट्री करती है जिसे कहते हैं ड्यू करने की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री करके डाल देती है, और फिर जाके 10 तारीख को एक पेमेंट की एंट्री डालती है। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या फिर इसे हम लोग कई बार डिबेंचर इंटरेस्ट भी कहते हैं, अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हुआ? बेटा एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होता है, और अभी हमने पे नहीं किया, हम उसके लिए लाइबल है, हम पे कर देंगे, हमारे ऊपर हो चुका है इंटरेस्ट। मंथ का एंड आया, हमारे पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, हम उसके बाद ही पे करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास आता, पे का डेट अलग रहता है लेकिन बिल किसी और डेट का होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। समझ में आई बात? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और फिर हम जाके जब पेमेंट का टाइम आता है, या जब भी पे करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री करते हैं बेटा पेमेंट के टाइम पे। मान लीजिए कि 30 तारीख को इंटरेस्ट ड्यू होता है, मैंने ये 30 तारीख को एंट्री कर दी, 1 तारीख को मैंने पे नहीं किया, 2 को नहीं किया, 5 को नहीं किया, 10 को भी नहीं किया, तो 10 तारीख तक मेरी बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड दिख रहा होगा। डिबेंचर होल्डर कहाँ दिखेगा? लाइबिलिटी में, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे होता है, वहाँ पे तो जब चाहो तब बैलेंस शीट चेक कर लो। आप एक एंट्री करो, फिर से जाके बैलेंस शीट चेक कर लो। बैलेंस शीट में जाके चेक करोगे तो डिबेंचर होल्डर लाइबिलिटी में दिखेगा। फिर आपने 10 को पे कर दिया डिबेंचर टू बैंक, 11 को चेक करोगे तो लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो इससे जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होता है कि 31 तारीख को क्या हिसाब है, 1 तारीख को कहाँ दिख रहा है। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कर दोगे तो जब आप पे करोगे तभी तो एंट्री करोगे फिर, और आपको अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे तो कर नहीं रहे हम लोग, किस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे। तो ये बेटा एक्रू हो चुका है, इंटरेस्ट हमारे पर ड्यू
हो चुका है और अब जाके हम पे कर रहे हैं। हो सकता है ये दोनों सेम डेट पे हो, उसके बावजूद भी पहले हमें किस चीज़ की एंट्री करनी चाहिए, ड्यू करने की, एक्रू करने की, हमारे ऊपर ड्यू हो गया जी, अब उसके बाद हम पे करेंगे। कंपनीज़ के अंदर जो सैलरी की एंट्री करी जाती है अगर मैं आपको बताऊं सही एंट्री, जब मैं जॉब में था तो मैं कैसे करता था, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं लिखता था जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे टू में ना सैलरी पेबल लिख देता था। क्या लिखता था? सैलरी पेबल, यानी पे करना है अभी, ये लिखता था मैं सैलरी पेबल, यानी ऑड स्टैंडिंग करके। वही सैलरी होल्डर भी कह सकते हैं, जो बंदा है यहाँ पे राम श्याम मोहन, वो भी हो सकता है एंट्रीज में। और फिर नेक्स्ट एंट्री में ये मैं पे कर देता था, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो आप इससे ये कट गया और आपकी अल्टीमेटली एंट्री क्या बन के आई। ये हमें सिखाया जाता है 11th में, लेकिन रियल लाइफ में होता है ऐसे। अब ये मान लीजिए जनवरी है, 31 जनवरी को ये एंट्री होगी, आप पेमेंट कर रहे हो फरवरी के 10 तारीख को जाके, तो 10 फेब में ये वाली एंट्री हो जाएगी यार। बात समझ में आई? तो हमेशा, तो ये कोई नया नहीं है कि सर ये इंटरेस्ट में ड्यू की एंट्री हो रही फिर पेमेंट की हो रही है, ये हमेशा ही किया जाता है। आपके लिए नया है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेंस की एंट्री ऐसे कर रहे हैं। किसी भी एक्सपेंस को पे करने की एंट्री, आपने रेंट पे करने की एंट्री, रेंट टू कैश सीखा था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि पहले ड्यू भी करना होता है। तो प्रोफेशनली जो है वो ऐसे ही किया जाता है बेटा, हमेशा पहले क्या किया जाएगा, ड्यू, उसके बाद पेड। अच्छा ये चीज़ ना सिर्फ इंटरेस्ट मतलब एक्सपेंस के लिए नहीं है, इनकम के लिए भी यही रूल है। पहले आप एक्रू कर लीजिए इनकम को, उसके बाद रिसीव करने की एंट्री करेंगे आप। रियल लाइफ में ऐसे ही करना है आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जब जब पे कर रहे होंगे, आप कभी 10 तारीख को पे कर दे, 10 तारीख की एंट्री दिखेगी, कभी 15 तारीख की दिखेगी, कभी 5 तारीख की दिखेगी, जबकि सैलरी हर महीने के एंड में ड्यू हो जा रहा था। खैर एंट्री समझ में आ गई आपको। पहले आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद क्या करना है, पे करना है। तो इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे लॉजिकली। अब हम लोग अगर बात करें इसकी, तो बेटा ये क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, अगर उसकी बात करें तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस बढ़ रहा है हमेशा, क्या होगा जी, और ये डिबेंचर होल्डर को पे करना है, क्या हो गया ये आपके लिए, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो क्या हो गया, यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे आपने लाइबिलिटी पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो गया, डेबिट हो गया। और आपका ये एसेट्स है ना बैंक, एसेट्स कम हो रहा है तो क्या होगा बेटा, समझ में आई बात। अच्छा जी, ये तो हर महीने चलेगा। अगर आप क्वार्टरली पे करोगे तो हर 4 महीने पे एंट्री होगी, 3 महीने पे एंट्री होगी। अगर हाफ ईयरली पे करोगे तो कितने दिन बाद एंट्री होगी, हर 6-6 महीने बाद होगी। और साल के आखिर में ये जो इंटरेस्ट होता है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम है, आपको पता है ना, नॉमिनल अकाउंट जितना भी होता है ईयर के एंड में क्लोज हो जाता है। तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बातें होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। जैसे ये सैलरी आपने पढ़ा होगा कि सैलरी साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना, ऐसे ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी साल के एंड में कहाँ जाएगा, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये तो जब जब आप ड्यू पे करेंगे तब तब एंट्री होगी, लेकिन ईयर के एंड में, ईयर के एंड में ये जो इंटरेस्ट आपका डेबिट था वो खत्म होके इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, या मैंने आपको क्या बताया था दूसरा, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट और डेबिट में आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आई। आप मान लीजिए आपने, ध्यान से समझेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। साथ साथ में इसको याद करते चले कि किस ड्यू की एंट्री क्या थी, पे की एंट्री क्या थी। लॉजिकली तो आप समझे, लेकिन साथ साथ में आप याद भी करते चले। ये वाला कर लिया बच्चे, नोट कर लिया। देखिए बेटा, ये एक ईयर का हम लोग टाइमलाइन ले लेते हैं। ये बेटा 1 अप्रैल 2021 और ये ईयर एंड हो रहा है बेटा 31 मार्च 2022।
अब मान लीजिए कि आपने जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किया था, मतलब आप कंपनी से हैं तो डिबेंचर जो इशू हुआ था वो डेट थी 1 अप्रैल की, और कंपनी ने इसको ना बोला है कि भाई हम ना हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर हाफ ईयरली की बात करें तो अप्रैल से तो कब कंप्लीट हो जा रहा है बेटा? अक्टूबर में। तो ये जो है आपको यहाँ पे एक बार पे होगा, क्या डेट रहेगी बता सकते हैं? 1 अक्टूबर में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये डेट आएगी बेटा 31 या 30 सितंबर, 30 सितंबर में। और फिर नेक्स्ट वाली जो डेट आएगी यही वाली आएगी, ध्यान दे रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे डिबेंचर जो है ना बेटा, एक तो ड्यू होगा, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का वो ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट डिबेंचर का क्या होगा बेटा? पे होगा। नहीं, 6 महीने पे हमने वादा कैसे किया? 6 महीने का, तो 6 महीने पे एक एंट्री कर लिया करेंगे हम, ठीक है सर। अगर हमने क्वार्टरली किया होता तो साल में कितनी बार हो जाता? फिर ये 4 बार हो जाता, हर 3-3 महीने के गैप पे एक बार ड्यू हो जाता। तो हम यहाँ ड्यू करेंगे, फिर लास्ट में हम जाके यहाँ पे भी ड्यू करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर डिबेंचर की हम यहाँ पे भी क्या करेंगे सर? पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आए और साल के आखिर में जाके हम इंटरेस्ट को फिर लास्ट में क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो भाई अगर इस क्वेश्चन को ओवरऑल देखा जाए तो एक तो आपके पास डिबेंचर्स इशू करने की एक जर्नल एंट्री होगी ना। अगर मान लीजिए पूरा ईयर की बात करूं, इस ईयर में कौन कौन सी एंट्री होगी? एक तो डिबेंचर इशू की होगी, एक दूसरे बात आई है तो इंटरेस्ट ड्यू, फिर उसके पे, फिर ये 4th एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट की, फिर 5th एंट्री पे करने की, फिर 6 वाली ट्रांसफ़र करने की। 1 साल की एंट्री। क्वेश्चन ने 2 साल बोल दिया तो ये प्रोसेस आगे चलेगा, उसमें इशू की एंट्री नहीं हुआ करेगी। ये बात समझ में आया आपको? ये क्लियर है? तो एक तो डिबेंचर कोई ड्यू इशू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट पे होगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर पे होगा, लास्ट में जाके सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर। अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप इंटरेस्ट को लिखने वाले हैं, क्या ये वाला इंटरेस्ट लिखेंगे या दूसरा और चौथा दोनों ऐड करके लिखेंगे? दोनों को ऐड करके। अब एंट्री जो मैंने बताई उससे बाहर नहीं जाना आपने, वो याद रखना है। पहले तो हमारे सिलेबस में टीडीएस भी था, इसमें ना टैक्स भी काटा जाता था जब इंटरेस्ट हम पे करते थे। अभी नहीं है, टीडीएस नहीं है, तो बिना टीडीएस के हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो नहीं सर, जब भी पेमेंट होता है ना उस पर टैक्स काटा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मकान मालिक को रेंट दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोलेंगे कि भाई आप मकान मालिक को रेंट दे रहे हो और आपको लगता है कि वो रेंट जो है टैक्स के स्लैब में आ रहा है, तो आप टैक्स काट के दीजिए उनको। ये तरीका होता है, और फिर आप हमें सबमिट कर दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? प्रोसेस तो समझ में आया। अभी क्वेश्चन करेंगे और बेहतर तरीके से आ जाएगा। एंट्री को याद रखना है। 2 एंट्रीज मैंने आपको बताई, एक ड्यू करने की, दूसरी क्या बताई बेटा? एक पे करने की। कोई मुश्किल तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है सर आपके सामने 37। आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये डिबेंचर इशू हुआ है बेटा, और ये डेट कब की है? 1 अप्रैल 2018। कह रहे जी डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने परसेंट के डिस्काउंट पे इशू किया? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ। तो यहां से यहां तक किससे रिलेटेड एंट्रीज हैं? यहां से यहां तक इशू की एंट्री आती है ना, पहले पढ़ा है ना, इशू का डिस्काउंट पे इशू करेंगे, रिडीम किस पे कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो याद होगा आपको, लास्ट क्लास में यही किया था। फिर ये कहते हैं एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट हम कैसे पे करेंगे बेटा? और वो डेट क्या होगी? ये इन्होंने डेट भी बता दी आपको, और दूसरी डेट गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर 31 मार्च 2019।
यहाँ पे इन्होंने बोला स्पेशली कि आप ऐसा कीजिए, जर्नल एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट का दीजिए, आप सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है, और वो जर्नल एंट्री आप देंगे जब ईयर कब एंड हो रहा था, 31 मार्च 2019, यानी उस साल का पूरा देना है, फॉर द हाफ ईयर, उस साल का पूरा देना है जर्नल एंट्री। समझ में आई बात? खैर, तो आपको इंटरेस्ट का बोला है, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इशू की भी एंट्री एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा एक। तो आप इशू की कर सकते हैं। चलिए बनाइए फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं डिबेंचर के भाव की बात करूं कि टोटल डिबेंचर है बेटा 4000, 40,000 और फेस वैल्यू है 100, बोले तो कितना हो गया सर ये? 40। सच्ची क्या? ओके, तो ये तो हो गया जी डिबेंचर से रिलेटेड चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें डिबेंचर के बाद क्या है हमारे पास, डिस्काउंट की और इशू की। ये समझ में आया बेटा, ये डिबेंचर की वैल्यू हो गई। यस सर। अच्छा जी, फिर डिस्काउंट है, इसमें कितना परसेंट है? डिस्काउंट है 10%। प्रीमियम कितना परसेंट रिडीम हो रहा है? रिडीम भी कितना परसेंट पे हो रहा है? 10%। चलो जी, तो पहले इशू की एंट्री कर लेते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। डेट ऐसी चलेगा बेटा, डिबेंचर इशू अप्रैल में हुआ था, इंटरेस्ट सितंबर में दिया जा रहा है, लास्ट में उसकी जाके फिर से पीएनएल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरेस्ट को जाके, बिल्कुल यही फॉर्मेट में। तो सर सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2021। आप लिख सकते हैं डिटेल में, इन द बुक्स ऑफ आगम लिमिटेड जर्नल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। बेटा इशू की जर्नल एंट्री आपको याद है, 2 एंट्रीज करते थे इशू में, 2 करते थे, 5 करते थे? 2 करते थे। पहली एंट्री किस चीज़ की? पहले रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि डिबेंचर को आपने डिस्काउंट पे इशू किया था, तो आपका डिस्काउंट भी है और रिडीम किस पे हो रहा है बेटा? अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है जो रिडीम हो रहा है, तो डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इसमें दोनों बातें आ गई, लॉस में प्रीमियम भी आ जाएगा। जी सर, मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ एक ही करना। 2% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर कितना परसेंट था बेटा? तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि आप रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ पे एक और लाइनें आएंगी क्रेडिट में, वो है बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जितना तकलीफ इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री नहीं देगा ना, उतना इशू का देगा। क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं ना, वो आसान लगता है, और जो गुजर गया ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल वही लगता है। इंटरेस्ट की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। इस एंट्री को आप पढ़ चुके हैं, अगर याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर। तो मुझे उम्मीद है झूठा ही बोल दो, लेकिन बोलो याद है आपको, है ना? चलो वैल्यू लिख लेते हैं सर। बताइए बेटा, डिबेंचर हमारे पास जो है बैंक में 40,000 डिबेंचर, क्योंकि डिस्काउंट पे जब इशू किया गया 100 रुपये का एक डिबेंचर था, 10 रुपये की डिस्काउंट बोले तो कितना आया? 90 आया। ठीक है सर, और ये कितना हो गया जी? 36 लाख हो गया सर। ये बात समझ में आ गई आपको सर? 90 से मल्टीप्लाई किया, ये क्लियर है आपको? क्योंकि भाई डिबेंचर्स जो है, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो 100 रुपये फेस वैल्यू था, जिसमें डिस्काउंट 10% था, तो डिस्काउंट काटने के बाद ही पैसे आएंगे। तो 100 का 10% 110 होता है उस्मान, 110 होता है ना? हाँ हाँ कह रहा,
अब तो डिस्काउंट है ना बेटा, माइनस होगा ना, ऐड थोड़ी ना होगा। 90 बचेगा, 100 का 10% 10 होता है, और 100 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ओके, और यहाँ पे लिखा है बेटा हमने 36 लाख। अब डिबेंचर की बात करें, देखिए वो बाकी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना, पहले इसकी बात करेंगे। ये 40,000 इंटू का 100 बच्चे, कितना 100, बोलो कितना आया ये आया जी 4 लाख। अच्छा 40, गुस्सा नहीं, 40 लाख। अब आइए यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ये भी है 40,000। प्रीमियम कितना परसेंट था बेटा, तो 10% इसका लेना है, कितना आएगा 10, है ना। फेस वैल्यू को लिया ना आपने, कितना है ये 4 लाख। क्लियर है जी। ओके, अब जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में चला जाएगा। कितना आ रहा है सर, 8 लाख आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। छापो जरा फटाफट। तो ये एप्लीकेशन की इशू की डेट पे ये एंट्री हमने कर ली। अब आते हैं इंटरेस्ट की ड्यू की डेट। सर इंटरेस्ट जो है 30 सितंबर में होगा, यहाँ लिखेंगे सर 30 सितंबर 2021। अब एंट्री की बात करेंगे सर। तो एंट्री तो मैं आपको पहले बता चुका था, आप लिखने का तरीका एक होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लीजिए, या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लीजिए, जो पसंद आए आपको वो कर लिया। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री बेटा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से समझना बेटा, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप। बच्चा पार्टी इधर देखो, जो डिबेंचर की वैल्यू ये वाली है ना आपकी, कितनी है ये, इस 40 लाख पे आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो। इसको वर्किंग नोट में करके दिखाना होता है एंड में, आप रफ कैलकुलेट कर लो, बाद में दिखा भी दो। इंटरेस्ट 40 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट था, ये जो डिवेंचर के आगे इंटरेस्ट का रेट है ना वो ये 9% है। और ये 9% ना बेटा ये एनुअली है, एक साल का 9% है, लेकिन हम इंटरेस्ट कितने दिन में दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डेट को ध्यान देना है, 6 महीने। तो बेटा इसको करेंगे 6/12, कितना आ रहा है 1,80,000। चलो तो ये 1,80,000 जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, 1,80,000 180 और ये है 1,80,000। बात समझ में आ गई आपको। अब ये सितंबर में हुआ, इसके बाद 6 महीने के बाद फिर से इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। वो डेट कौन सी होगी, 31 मार्च होगी। तो फटाफट इसे नोट करो। इसके बाद सेम एंट्री बिल्कुल इज्जत से सेम वैल्यू के साथ आपको 31 मार्च में भी एंट्री करनी पड़ेगी। सर ये डेट है हमारे पास 31 मार्च 2022 ना, और फिर से एंट्री करेंगे अपन डिबेंचर इंटरेस्ट। अब आपने इतना ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा, इतना आसान भी होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं, हाँ अभी तो मैंने 2020 लिखा था, पीछे लिखा था ना मैंने 21 लिखा था, तो 22 ठीक है। तुमने 19 लिखा है तो 20 लिख देना, 18 लिखा है तो 19 कर देना, ठीक है सर। गुस्सा नहीं होना बस, है गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। सर उसके अंदर आप हिडन कह रहे हो, फालतू क्या कह रहे हैं, उसके अंदर आप हिडन कह रहे हो, फालतू मत बोलना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं धमकाता थोड़ी ना किसी को पागल। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हाँ जी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा वैल्यू तो सेम थी, कितना है बेटा ये 1,80,000।
चलिए ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद आएंगे सर 31 मार्च दोबारा 2022 में, और ये इंटरेस्ट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल वैल्यू कितनी होगी सर? बेटा ये 2 बार इंटरेस्ट पे करा है, दोनों को इंटरेस्ट को जोड़ देने 3,60,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे सर 3,60,000। जी सर, पहली बात बताइए, जब एनुअली करेंगे तो साल में एक बार पे करेंगे, 2 बार? एक एंट्री होगी या 2 एंट्री? एक ही एंट्री होगी ना। अब सवाल पूछो आप। ये तो करेंगे ही करेंगे बेटा, ये तो ईयर के एंड में खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने की तो करते आए हम, नहीं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कैसे बनेगा? बताइए बेटा, समझ में आया ये? है ना, मुश्किल है ना? मुश्किल है ना थोड़ा सा? शर्म नहीं आ रही तुझे? मुश्किल कह रहे हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आसान तभी है जब पूछा जाए पापा का नाम क्या है, बाकी कुछ और पूछोगे तो गलत निकल सकता है, कोई भरोसा नहीं।